कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा होगा उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो चलिए पढ़ाई के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और आप अपना कॉपी और कलम लेना ना भूलें। इस कक्षा में भी जरूरी बातों को जरूर नोट करें। एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हर दिन की तरह आज का एपिसोड भी हम कक्षा 11 की पढ़ाई के साथ शुरू करेंगे और कक्षा 11 की पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम मैथमेटिक्स यानी गणित में समुच्चय पाठ को आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में हम जीव जगत के बारे में और कुछ जानकारियां लेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही रोचक वीडियो देखेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है, उनका कुछ इंटरैक्शन स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ उनकी बातचीत देखेंगे कि वह किस तरीके से, किस अनोखे अंदाज में वह बच्चों के सवालों का जवाब देते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम लोग कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए इसमें हम लोग गणित यानी मैथमेटिक्स का पहला पार्ट जो हमने पिछले मैथमेटिक्स के एपिसोड में शुरू किया था, संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कुछ और जानकारियां लेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 11वीं का अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है समुच्चय भाग 2। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। समुच्चय के प्रकार: रिक्त समुच्चय, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सारणीबद्ध विधि को कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ पर P एक समुच्चय को दर्शा रहा है जिसमें कह रहा है y एक पूर्णांक है और जो कि -4 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो आइए हम देखते हैं -4 से बड़े और 6 से छोटे कितने अवयव बनेंगे। हमारे इस समुच्चय के अवयव होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हमारे समुच्चय के अवयव हो गए। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम सबसे पहले सारे अवयव को सूचीबद्ध करते हैं। आइए देखते हैं सारणीबद्ध विधि में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा समुच्चय P बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे सारे अवयव को, सूचीबद्ध कर लिया। फिर उसके बाद अर्ध विराम द्वारा दर्शाएंगे, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। तो हमारा P समुच्चय क्या हो गया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। Q बराबर y, जहाँ पे y एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 8 से कम है। इस समुच्चय के अवयव क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमने जब इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हम कैसे लिखेंगे। Q बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
और फिर मझले कोष्ठक के भीतर डाल देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी क्या तैयार होगी, सारणीबद्ध विधि। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। हमारे पास एक समुच्चय है जिसका नाम है R। यहाँ पे कहता है y 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। y जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि वो 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या है। अगर योग करेंगे उन 2 अंकों का तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ऐसे कितने अंक हो गए प्राकृतिक संख्या के हमारे, आइए देखते हैं। 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। तो हम इसे सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखेंगे। जब हमने इन अवयवों को देखा तो हमने देखा ये सारे 2 अंकों के हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिनका योग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आइए देखते हैं, अगर हम 18 का योग करते हैं क्या हमें 9 मिलता है। हाँ, 1 + 8 बराबर है 9 के। ऐसे ही हम 27 का देखेंगे, 2 + 7 बराबर है 9 के। अब जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, r बराबर है 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। फिर मझले कोष्ठक के अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ पर एक S समुच्चय है जो क्या कह रहा है, y उसमें 140 का अभाजक गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो 70 आया, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। तो जब हमने 140 का भाज्य गुणनखंडन किया तो हमें गुणनखंड प्राप्त कौन कौन से हुए, ये वाले 2, 2, 5, 7। जब हमने इसको लिखा तो हम कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये हमारे क्या हो गए, 140 के अवयव हो गए। जब हम इसको सारणीबद्ध विधि में लिखेंगे तो हमारे अवयव क्या होंगे, 2, 5 और 7। आपको याद होगा जब हम सारणीबद्ध विधि को करते हैं तो हम जो अवयव दोहराए जाते हैं उनको एक बार लेते हैं। तो जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमारे अवयव क्या हो गए, S बराबर 2, 5 और 7। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट। अब ये कह रहा है हमारे पास एक T समुच्चय है जिसमें X बता रहा है। X शब्द एलिफेंट का एक अक्षर है। जब हमने इस अक्षर को देखा तो हमने देखा इसके अंदर ऐसा एक एलिमेंट है जो 2 बार दोहराया जा रहा है। वो कौन सा है, E। जो हमने इस अक्षर के अवयव को ज्ञात किया तो हमें क्या मिला, ELPHENT। जो E 2 बार दोहराया गया है उसको हमने 1 बार लिया। जब हमने इसे सारणीबद्ध विधि में लिखा तो हमने क्या लिखा, T बराबर E, L, P, H, A, N, T, और फिर मझले कोष्ठक भीतर के अंदर डाल दिया। आइए अब बात करते हैं समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाए। हमारे पास एक समुच्चय है, उस समुच्चय के अंदर हमारे पास है अवयव 1, 2, 3 और 6। जब हमने इन अवयव को देखा तो हमें ये पता चला कि ये संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, और जब हमने इसे और ध्यान से देखा तो हमें ये भी पता चला कि ये 6 का भाजक है। आइए अब हमने इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो ये 2 डॉट्स हैं क्या दर्शा रहे हैं, कॉलन। यहाँ पे x जो दर्शा रहा है वो अवयव दर्शा रहा है, और एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है जिसका भाजक 6 है। ये हमें बता रहा है कि ये समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म है। और आपको जैसा पता है अंत में हम मझले कोष्ठक के भीतर डाल देते हैं। आइए और उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है MATHEICS। दोस्तों हमें देखकर पता चल रहा है कि ये मैथमेटिक अक्षर के लेटर्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे x मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है।
अगला प्रश्न, एक समुच्चय है जिसके अंदर के अवयव है 1, 3, 5, 7, 9। इसको देख के ये पता चल रहा है कि हमें कौन सी संख्या दे रहे हैं, विषम संख्या। ये हमारे क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। जब हमने इनको देखा तो हमें पता चला कि ये विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कॉलन x संख्या 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रिक्त समुच्चय की, जिसको हम शून्य समुच्चय के नाम से भी जानते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। और हमें याद रखना है कि रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं दो तरीके से। पहला खाली मझले कोष्ठक के द्वारा और दूसरा फाई के द्वारा। इसको हम फाई के नाम से जानते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं रिक्त समुच्चय को कैसे निकाला जाता है। माना ए हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है x, जिसके अंदर का अवयव x बता रहा है कि x 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है। x एक प्राकृतिक संख्या है, तो हमें क्या दिखा कि x जो है 6 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जब हमने देखा कि x 5 से छोटा है, हमने ये देखा कि 5 और 6 के बीच में कोई भी अवयव नहीं है। और रिक्त समुच्चय का मतलब ही ये होता है कि जिसके अंदर कोई अवयव ना हो वो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो हमारे इस समुच्चय के अंदर ये रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। इस वीडियो में हमने क्या सीखा दोस्तों, सारणीबद्ध विधि को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध विधि में कैसे लिखते हैं। आज हमने समुच्चय के प्रकार पढ़े। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो आप अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने जीवन की विशेषताएं, जैव विविधता और नाम पद्धति को पढ़ा था। इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक्स, वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्गीकी को समझेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात की थी कि इस दुनिया में कई सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं और इन्हीं जीवों को हम अलग अलग वर्गों यानी कि टैक्सा में रखते हैं ताकि इनका अध्ययन अच्छे से हो पाए। आइए अब हम वर्गीकी के आधार को समझेंगे। इसमें जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं विशेषीकरण। इसमें हम जीवों की विशेषताएं यानी कि उनके फीचर्स को जानते हैं। दूसरा है पहचानना। अब जब जीवों का वर्णन सही तरह से किया हो तो हम उनको पहचान सकते हैं और उनको हम वर्ग में डाल सकते हैं। तीसरा है वर्गीकरण। इसमें जीवों को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम उनको वर्गों में रखते हैं जिससे कि उनका अध्ययन और आसानी से हम कर सकें। चौथा है नाम पद्धति। इसमें जीवों का एक मानक नाम रखा जाता है जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि पूरे विश्व में एक समान होगा जैसे कि होमोसेपियंस मानवों का वैज्ञानिक नाम है। आइए दोस्तों अब हम सिस्टमैटिक्स को समझेंगे। इसके अंतर्गत विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण
नाम पद्धति तथा विकासवादी अध्ययन भी आता है। दोस्तों, वर्गीकी और सिस्टमैटिक्स में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें हम एक और प्रक्रिया जोड़ देते हैं जो कि है विकासवादी अध्ययन, जिससे कि हम जीवों को क्लासिफाई करते हैं। सिस्टमा नेचर लिनियस द्वारा लिखी पुस्तक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जिसमें वर्गीकी का व्याख्यान किया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं वर्गीकी संवर्ग को। अब दोस्तों, वर्गीकरण की सारी प्रक्रिया होने के बाद हम जीवों को वर्गीकी संवर्ग में रख देते हैं। इसमें 7 वर्गक यानी कि टेक्सॉन आते हैं। आइए अब इनको समझते हैं। जो इसमें सबसे पहला है उसे हम कहते हैं स्पीशीज, दूसरा है वंश, तीसरा है कुल, चौथा है गण, पांचवा है वर्ग, छठा है संघ और सातवां है जगत। अब दोस्तों, स्पीशीज में वो जीव आते हैं जिनमें मौलिक समानांताएं होती है, और ऐसे ही वंश में संबंधित स्पीशीज आती है, कुल में संबंधित वंश आते हैं, और इसी प्रकार से यह जगत तक जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे वर्गीकी सहायता साधन को। इसके 5 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला है उसको हम कहते हैं हर्बेरियम, दूसरा है वनस्पति उद्यान, तीसरा है संग्रहालय, चौथा है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, और पांचवा है कुंजी अथवा चाबी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हर्बेरियम को समझते हैं। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इस पर एक लेबल भी लगा होता है जिस पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। दोस्तों जरा यहां देखिए, हर्बेरियम कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वनस्पति उद्यान को समझते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जीवित पौधों का संग्रहण होता है। तो आइए इसको अब जान लेते हैं। यह जीवित पौधों का संग्रहण होता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति यानी कि वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है। अब दोस्तों हम वनस्पति उद्यान के कुछ उदाहरणों को समझेंगे। प्रसिद्ध बोटैनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, और नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। तो आपको यह सारे उदाहरण याद रखने हैं। दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए, यह क्यू बोटैनिकल गार्डन की है जो कि इंग्लैंड में है, और यह भारतीय वनस्पति उद्यान की तस्वीर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और संग्रहालय को समझते हैं। दोस्तों आपने अपने विद्यालय तथा कॉलेजों में ऐसे संग्रहालय को तो देखा ही होगा। इसमें पौधे एवं प्राणियों को अध्ययन के लिए परिरक्षित किया जाता है। जीवों को परिरक्षित खोल में डालकर जारों में रखा जाता है जिससे वे खराब नहीं होते। आइए अब अगले वर्ग की सहायता साधन की तरफ चलते हैं जो कि है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। दोस्तों आप कभी ना कभी चिड़ियाघर तो गए ही होंगे। चिड़ियाघर में जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुंजी अथवा चाबी को। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः
जोड़ों यानी कि युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर है। यहां पर दोस्तों जीव जगत अध्याय समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने सिस्टमैटिक्स को समझा, हमने वर्गीकी संवर्ग के बारे में जाना, जिसमें कि हमने इसके 7 टैक्सॉन यानी कि वर्गों के बारे में चर्चा करी, और हमने वर्गीकी सहायता साधनों के बारे में भी जाना, जिसमें कि हमने हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, कुंजी और संग्रहालय के बारे में चर्चा करी। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि यह सारे टॉपिक आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के कवर कर लिए हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। धन्यवाद। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें, या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। चलिए बच्चों, कक्षा 11वीं की पढ़ाई समाप्त हो चुकी है, तो अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों से किस तरह इंटरैक्ट करते हैं, बच्चों के सवालों का जवाब किस तरह देते हैं, और डॉक्टर कलाम के यानी मिसाइल मैन के उन जवाबों से, उन सवाल जवाब से हम कुछ अच्छी सीख लेंगे और हम उसे अपने भी जिंदगी में, अपने भी लाइफ में, अपने भी दिनचर्या में उसको अपनाएंगे। Doctors also science, part of science, okay. How many of you want to become IAS, IPS officers? IAS, IPS, you want to IFS, huh? Very good girl, IFS girl. How many of you want to walk in the Mars and Moon? Astronauts. Astronauts. Oh, all of you. Large number of people, astronauts, very good. I will see you in Moon or Mars by 2030 when I am 100, okay? Okay? Okay. How many of you want to become political leaders? So many political leaders. Political leaders. One political leader, you get up on political leader, one political get up, one political leader get up. No, not. Political leader who want to be a political leader, one, that fellow, you, okay. Give a mic to him, Mic.
You don't have a mic? Shout then. Shout. I have. As a political leader, what will you do? I will fight for my country. You will fight. In what way you will fight? Speak. What way you will speak? some way. Decide any political leader? No, nobody decide. Only that side, all the. One more here. Where? Okay. Okay, what will you do as a political leader? So I will develop India. That's okay. How do you develop India? Will you remove the corruption? Will you better administration? What will you do? Better administration. Okay, I wish you all the best. Okay. Now, friends, now I'm going to tell you what science Sir? okay. So there's one more here. Where? Yes. Lot of political leaders there. It's good. Young people want to politicians. If I become a political leader, my aim would be to create more than 1 billion Abdul Kalams in the country. Fantastic. That would make my country proud. Okay. Wish you all the best. You make 1 billion fellows, huh? 1 billion fellows. Okay. What is the question you are going to ask? What is a black hole? What is black hole? Black hole. Black hole, there are billions and billions of stars, okay? But stars say it is a thermonuclear action. Each star is functioning like our sun. Due to thermonuclear reaction, there's a burning, full of flames. Continuously it's burning. Now, as soon as thermonuclear reaction over, it becomes some sort of an inert body. They say that black hole is a high density stuff, and once anything enter, it won't come back. So Chandrasekhar Subramaniam, he discovered the presence of a black hole. Okay, next. You can go. My question is, when you design an aircraft, what are the key aspects which you should keep in mind? Well, designing the aircraft, you have to see first and foremost is what is the purpose. Aircraft can be designed as a fighter, as a bomber, or a transport. If it's a transport, one type of design. If it's a fighter, another type of design. If it's a bomber, another type of design. So the designer decides type of user's requirement. Based on that, there is a technology going in propulsion, the aerodynamics, structure, control, guidance, and then the type of testing it has to go through, fatigue life, thousands of hours it has to fly. So all those things incorporated in the design. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। संबंध एवं फलन को इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे एकैकी अथवा एकैक। एक फलन f जो x से y में परिभाषित है एकैकी अथवा एकैक फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न होते हैं, अर्थात प्रत्येक x1 x2 belongs to x के लिए fx1 बराबर है fx2 का तात्पर्य है कि x1 बराबर है x2, अन्यथा f1 बहुएक फलन कहलाता है। एकैकी का इंग्लिश में अर्थ होता है 1-1 और एकैक को इंग्लिश में हम इंजेक्टिव कहते हैं। इसी प्रकार बहुएक का अर्थ होता है मैनी वन। चलिए परिभाषा का अर्थ समझते हैं। एकैकी का अर्थ यानी 1-1 का अर्थ ये हो गया कि f के अंतर्गत x के जितने भी अवयव होंगे यानी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके प्रतिबिंब भी अलग अलग होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। यानी
अगर हम कोई प्रतिबिंब यानी x1 बराबर fx2 लेते हैं, ये जब ही पॉसिबल होगा अगर हमारा x1 बराबर होगा x2 के। यानी एकाकी से बढ़िया हम 1 से इसका अर्थ अच्छे से समझ सकते हैं कि हर एक x के लिए जो प्रतिबिंब होगा वो भी सिर्फ एक ही होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां देखिए, x1 प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है और फंक्शन का नाम है f1। अब आप देख सकते हैं कि x1 में जो एक है उसका एक ही प्रतिबिंब है a, इसी प्रकार 2 का एक प्रतिबिंब है b, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है d और 4 का भी एक ही प्रतिबिंब है c। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जितने भी अवयव हैं 1, 2, 3, 4, इन सभी के एक ही प्रतिबिंब है इसके सह प्रांत में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रांत है A और सह प्रांत है B। तो आप देख सकते हैं कि प्रांत में जो x है उसका एक प्रतिबिंब है सह प्रांत में जो कि है 1। इसी प्रकार y का भी एक प्रतिबिंब है, z का भी एक ही प्रतिबिंब है और w का भी एक ही प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार के फलन को हम एकाकी अथवा एकाक कहते हैं। चलिए देखते हैं बहुएक। यहाँ देखिए, f2 एक फलन है जो x1 से x2 पर परिभाषित है। x1 हमारा प्रांत है तथा x2 सह प्रांत है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सह प्रांत में जो ये b है, ये 2 संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी 1 का प्रतिबिंब भी b है तथा 2 का प्रतिबिंब भी b है। तो इस प्रकार के फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर भी अगर हम देखें सह प्रांत में तो a एक ऐसा अवयव है जो 2 संख्याओं का प्रतिबिंब है, यानी 2 अवयवों का प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब भी a है तथा 2 का प्रतिबिंब भी a है। तो ऐसे फलन को हम बहुएक फलन कहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। फलनों के प्रकार में दूसरा प्रकार है आच्छादक अथवा आच्छादी। एक फलन f जो x से y पर परिभाषित है आच्छादक यानी ऑनटू अथवा आच्छादी यानी सर्जेक्टिव फलन कहलाता है यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव x किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात y जो कैपिटल Y में बिलोंग करता है के लिए कैपिटल X यानी प्रांत में से ऐसे अवयव x का अस्तित्व है जिसके लिए fx बराबर होगा y के। चलिए एग्जाम्पल से इसका अर्थ भी समझते हैं। यहाँ पर f3 एक फलन है जो x1 से x3 पर परिभाषित है। यहाँ पर यह हमारा सह प्रांत है। आप देख सकते हैं कि सह प्रांत में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। इसी प्रकार दूसरे फलन को देखिए f जो x से y में परिभाषित है। यहाँ पर सह प्रांत कैपिटल Y है और आप देख सकते हैं कि fx जो है वो कैपिटल Y के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं आच्छादक अथवा आच्छादी में ऐसे फलन जिसमें जो परिसर है वो सह प्रांत के बराबर आ जाए। आप जानते हैं परिसर होगा fx तथा सह प्रांत है y। तो ऐसे फलन जहां पर सह प्रांत तथा परिसर आपस में बराबर हो जाएं, ऐसे फलन को हम ऑनटू कहते हैं। चलिए एक ऐसे फलन का एग्जाम्पल लेते हैं जो आच्छादक नहीं है। इस फलन को देखिए, इसमें प्रांत है 1, 2, 3, 4 तथा सह प्रांत है a, b, c, d तथा अब आप देख सकते हैं कि इसका परिसर क्या है a, b, d। यानी यहाँ पर एक अवयव c ऐसा है जो
प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यानी यहाँ पर हमें मिलता है कि परिसर जो है वो पूरी तरीके से सहप्रांत के बराबर नहीं है, इसलिए ये फलन एक आच्छादक फलन नहीं है। चलिए तीसरा प्रकार देखते हैं, एकैकी तथा आच्छादक। इसको हम एकैकी आच्छादी भी कहते हैं। ये वो फलन होते हैं जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो ऐसे फलन जो एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही होते हैं उसको हम एकैकी आच्छादी कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो एग्जाम्पल दिया है वो एकैकी भी है तथा आच्छादक भी है। चलिए उदाहरण देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो n से n पर परिभाषित है एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या को दर्शाता है। चलिए हल देखते हैं। पहले चेक करते हैं क्या ये फलन एकैकी है या नहीं। इसके लिए x1 x2 मान लेते हैं n में बिलोंग करता है जो हमारा प्रांत है, तथा fx1 बराबर है fx2 के, यानी ये कंडीशन है हमारा कि अगर हमारा fx1 बराबर है fx2 के यानी 2x1 बराबर होगा 2x2 के। यहाँ पे हमने फंक्शन जो परिभाषित है fx बराबर 2x वो रखा है। अब आप 2 से 2 को काटेंगे तो ये आया x1 बराबर x2, यानी परिभाषा के हिसाब से अगर fx1 बराबर है fx2 के तो हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि x1 भी x2 के बराबर है। तो इस प्रकार से हम ये प्राप्त करते हैं कि ये फलन एकैकी है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशन बस इतनी है कि किसी भी fx1 बराबर fx2 के लिए अगर हम ये प्राप्त कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकैकी होगा। अगर हम नहीं कर पाते हैं कि x1 बराबर x2 है तो ये फलन एकैकी नहीं होगा। चलिए देखते हैं आच्छादक है या नहीं। इसके लिए हम y बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी सहप्रांत में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सहप्रांत से। सहप्रांत से हम रैंडमली एक अवयव उठाएंगे और हम ये सिद्ध करेंगे कि एक रैंडम अवयव भी अगर हम उठाते हैं सहप्रांत से तो वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। और अगर हम ये सिद्ध कर पाते हैं तो ये फलन आच्छादक कहलाएगा, और अगर हम ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो ये आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। अगर y n में बिलोंग करता है यानी सहप्रांत में, तब fx बराबर होगा y के। fx का मान है 2x प्रश्न के अनुसार, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त होता है y बटे में 2। अब ये जो x है वह प्रांत में है, तो क्या ये x प्रांत में है या नहीं चेक करते हैं। अब आप सिंपली देखिए y बटे में 2 है। y अगर नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या में है तो हर एक सम संख्या के लिए तो x प्रांत में है, यानी अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे तो 2 बटे 2 1 होगा, वो प्रांत में है। 4 रखते हैं अगर y की जगह पे तो 4 बटे 2 2 होगा, वो भी प्रांत में है। पर क्या हम अगर y की जगह पर 3 रखें, 3 एक प्राकृत संख्या है, अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 3 बटे में 2 जो कि 1.5 है वो प्रांत में नहीं है। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। ये लेते हैं हम प्रांत तथा सहप्रांत। जो आप दाईं साइड पर देख रहे हैं वो सहप्रांत है तथा बाईं साइड वाला प्रांत है। अब आप देखिए क्या सहप्रांत में जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या का प्रतिबिंब है। चलिए देखते हैं। 1 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है, यानी यहाँ पर x की जगह पे कोई भी ऐसी संख्या हम नहीं रख सकते हैं जिसकी वजह से आंसर हमारा 1 आ जाए। अब आप देख सकते हैं fx बराबर यहाँ पे फंक्शन 2x है, तो 1 प्राप्त करने के लिए मुझे x की जगह पर 1/2 रखना होगा, और 1/2 प्राकृत संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए 2 1 का प्रतिबिंब है, यानी अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं तो आंसर मेरा 2 आएगा। 3 किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। इसी प्रकार 4 2 का प्रतिबिंब है,
तो आप देख सकते हैं हर दूसरी संख्या किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन जितनी भी विषम संख्याएं हैं, इन विषम संख्याओं का कोई भी प्री इमेज प्रांत में नहीं है, यानी ये संख्याएं किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन आच्छादक नहीं है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं जो ये फलन प्राकृत संख्या पर परिभाषित है, अगर ये वास्तविक संख्या पर परिभाषित होता तो क्या ये फलन आच्छादक होता? जी हाँ, तब हम सहप्रांत के सभी अवयव का प्री इमेज प्रांत में निकाल सकते थे। यानी 1 के लिए हम 0.5 सहप्रांत में हमें मिल जाता है, क्योंकि 0.5 एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार 3 के लिए 1.5 एक वास्तविक संख्या है एंड सो ऑन। इस प्रश्न में ये फलन आच्छादक नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा फलनों के प्रकार। अगली वीडियो में हम फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र को पढ़ा था। इस वीडियो में हम युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना को समझेंगे। तो चलिए युग्मक जनन से शुरू करते हैं। युग्मक जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा द्विगुणित या अगुणित अग्रदूत कोशिकाएं कोशिका विभाजन से गुजरती हैं और परिपक्व अगुणित युग्मकों का निर्माण करती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हम मानव जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानवों में नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और अब हम इन दोनों प्रक्रियाओं को एक एक करके समझेंगे। चलिए शुक्र जनन से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यौवनारंभ के समय GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को उत्पन्न करने लगते हैं। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH लीडी कोशिकाओं पर कार्य करता है, जिससे कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न होने लगता है। और दोस्तों, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जिससे कि ABP यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उत्पन्न होता है। अब इस ABP से जो टेस्टोस्टेरोन है वो बाइंड कर लेता है, जिससे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो स्टेम कोशिकाएं होती हैं वो दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी कि विभाजित हो जाती है। टाइप A कोशिका और टाइप B कोशिका। जो टाइप A कोशिका होती है वो बेसल लैमिना पर ही रुकी रहती है, जो कि लगातार विभाजित होती है, जिससे कि शुक्र जनन की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। जो टाइप B कोशिका होगी वो बीच में जाने लगती है ल्यूमन की तरफ और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में बदल जाती है।
इसमें फिर मियोसिस 1 होता है जिससे कि 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और बाद में मियोसिस 2 के बाद ये 4 अगुणित कोशिकाएं बनाता है जिसमें कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया से पूंछ आ जाती है और ये पूरी तरह से शुक्राणु में बदल जाते हैं। अब इन सब प्रक्रियाओं के बाद वीर्य सेचन नाम की प्रक्रिया होती है। तो आइए अब इसको समझते हैं। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित हो जाते हैं और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को वीर्य सेचन यानी कि स्पर्मिएशन कहते हैं। अब दोस्तों, संभोग के दौरान जो नर होता है वो वीर्य को उत्पन्न करता है। वीर्य में सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु होते हैं। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और शुक्राणु की संरचना को समझते हैं। तो जैसे कि आप ये चित्र देख सकते हैं, यह एक शुक्राणु का है। शुक्राणु के 4 अहम हिस्से होते हैं। पहला शीर्ष, दूसरा ग्रीवा, तीसरा मध्य खंड और एक पूंछ। अब दोस्तों, शुक्राणु का पूरा शरीर प्लाज्मा झिल्ली से ढका होता है। यहाँ पर अग्रपिंडक होता है जिसमें कि कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। और यहाँ पर केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं और मध्य खंड में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि पूंछ को गति प्रदान के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंड जनन की प्रक्रिया को समझते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपको सरल तरीके से समझाऊं तो अंड जनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन के चरण के दौरान ही हो जाती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी कि अंड जननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। ये अंड जननी प्राथमिक अंडक में बदल जाती है जिसमें कि मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 के बाद ये द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड बनाती है। यहाँ पर प्रथम ध्रुवीय पिंड का विघटन हो जाता है। बाद में मियोसिस 2 होता है जिससे कि अंडाणु और द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है। यहाँ पर भी द्वितीय ध्रुवीय पिंड का विघटन हो जाता है और अंडाणु केवल बचता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि अंड जनन में और कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक ओवरी है और यहाँ पर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिसमें कि यहाँ पर प्राथमिक अंडक होता है और जिसके चारों ओर फॉलिकल कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें भी यौवनारंभ के समय हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH उत्पन्न होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है, जिससे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। अब दोस्तों, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स के विकास में मदद करता है और एक मोमेंट बाद ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। ये एस्ट्रोजन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देता है जिससे कि और ज्यादा अमाउंट में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पन्न होने लगता है, जिससे कि अंत में जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर oocyte बना देते हैं। अब ये मैच्योर oocyte यानी कि परिपक्व oocyte अंडोत्सर्ग के लिए एकदम तैयार है। ये अंडाशय की वॉल पर जाता है और वहां से अंडोत्सर्ग के प्रोसेस से ओव्यूलेट हो जाता है और अंडाणु को बाहर निकाल देता है। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। ये कॉर्पस लूटियम कुछ चीजें उत्पन्न करता है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और कुछ इनहिबिन
जिससे कि FSH एंड LH का उत्पादन रुक जाता है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन कुछ और काम भी करता है, जैसे कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियल लेयर को ये फिर से बनाता है, जिससे कि अगर अंडाणु निषेचित होता है तो वो उसका अंकुरोत्पन्न कर पाए। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंडाणु की संरचना को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, अंडाणु कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर जोना पेलुसिडा होता है और यहाँ पे परिपीतक अवकाश होता है। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन परत है जो मैमेलियन oocytes के प्लाज्मा झिल्ली के आसपास होती है। यह संरचना शुक्राणुओं के संपर्क में आती है और एक्रोसोम प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है। कोरोना रेडिएटा यह फॉलिक्यूलर कोशिकाओं द्वारा बनता है। कई जानवरों में इसका मुख्य उद्देश्य कोशिका को महत्वपूर्ण प्रोटीन प्रदान करना है। और आखिरी है परिपीतक अवकाश। यह जोना पेलुसिडा और निषेचित अंडाणु या oocytes की कोशिका झिल्ली के बीच का स्थान है। इस वीडियो में हमने शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में पढ़ा और साथ ही में हमने इन प्रक्रियाओं से बनने वाले युग्मकों की संरचना को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी NCERT किताब का ये टॉपिक खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग को समझेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हों उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में ये भी बोला गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिएगा। अब आप इन सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और आप हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल नोट कीजिए biharunnyan@gmail.com। आप इस एपिसोड का पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं इसी चैनल पर संध्या 4:05 से 5 बजे तक, और ये एपिसोड आज 1 बजे के बाद YouTube पर भी आ जाएगा। तो आप YouTube पर भी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करके इकोवेशन के चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे।
मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।